पिछले हैलोवीन पर मैं अपने सामने के दरवाजे पर बच्चों का इंतज़ार कर रहा था। पूरे शाम ट्रिक एंड ट्रीट्स को हैलोवीन कैंडी दे रहा था। कुछ बच्चे अकेले आए थे, कुछ माता पिता के साथ थे। जब उन्होंने अपने बैग आगे बढ़ाए तो मैंने खुशी खुशी उनमें मिठाइयाँ और चॉकलेट्स डाल दी। जैसे जैसे अंधेरा होता गया सब कुछ शांत होने लगा। जब ऐसा लगा कि कोई और नहीं आने वाला है तो मैंने रात को जल्दी ही सो जाने का फैसला किया। मैं अपने बरामदे की लाइट बंद करके सोने ही वाला था कि अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। ऐसा लग रहा था कि कुछ बच्चे बाहर देर से आए हुए हैं। मैंने बिना कुछ सोचे मुट्ठी भर कैंडी उठाई और अपना दरवाज़ा खोला। मैंने बाहर बरामदे पर 2 बच्चे खड़े देखे, लेकिन उन्होंने कोई कॉस्ट्यूम नहीं पहन रखी थी। वे मेरे लाइफ में अब तक देखे गए सबसे अजीब बच्चे थे। उनकी त्वचा मोम जैसी भूतिया सफ़ेद थी। उनकी आंखें पूरी तरीके से काली थी। उनके दांत दांतेदार और मुंह से बाहर आ रहे थे। ये सब कुछ बहुत परेशान कर देने वाला था, लेकिन इससे भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात उनके कपड़े थे, जो कि बिल्कुल सादे थे। साधारण शर्ट और पैंट। इस उलझन में ही मैंने उनसे पूछा, आज तुम क्या बने हो, किसी तरह का राक्षस? नहीं, बच्चों ने कहा। उसके मुंह चौड़े हो गए और उनके होंठ तिरछी मुस्कान में बदल गए। आज रात हम इंसानों की तरह कपड़े पहनेंगे। अचानक मुझे आने वाले खतरे का एहसास हुआ। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे कसकर चिटकिनी लगा दी। फिर की होल से मैंने झांकते हुए देखा तो वो दोनों बच्चे बाहर ही खड़े थे, बिना हिले डुले। ऐसा लग रहा था कि वे सांस भी नहीं ले रहे हैं। फिर अचानक उन्होंने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। और मुझे अंदर आने देने को कहा। दरवाज़ा बहुत ज़ोर से हिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब गिरने वाला है। कुछ देर ऐसा ही चलता रहा। फिर अचानक जैसे ये शुरू हुआ था वैसे ही बंद हो गया। जब मैंने बाहर झांका तो वो जा चुके थे। बाहर सड़क सुनसान थी। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन इस हैलोवीन पर मैं किसी के लिए भी अब दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। एक दिन एक कपल पहाड़ों में ट्रैकिंग पे गए थे। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा उसे एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं। उनमें से उनकी पत्नी चिंता करने लगी, लेकिन उसके पति ने उसे शांत करने की कोशिश की और उसे भरोसा दिलाया कि वे थोड़ी देर में अपनी कार तक पहुंच जाएंगे। हालांकि घंटों चलने के बाद भी उन्हें पता नहीं चला कि वे अभी कहाँ हैं। अंधेरा हो रहा था। अब धीरे धीरे वो दोनों हताश हो रहे थे। उनके पास ना तो नक्शा था, ना ही कंपास और ना ही कोई रास्ता। आसपास के सारे पेड़ एक जैसे दिख रहे थे। जब उनकी उम्मीद टूटने ही वाली थी तभी उन्होंने एक खाली जगह पे एक पुराना केबिन देखा। केबिन ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी ठीक ठाक हाल में रहा होगा, लेकिन इस वक्त इसकी हालत बहुत बुरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि लंबे समय से इसका किसी ने उपयोग नहीं किया है। कुछ खिड़कियां टूटी हुई थी। छत में बहुत सारी टाइलें गिरी हुई थी। पति ने सामने का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब उन्होंने हैंडल घुमाया तो वह धीरे से चरमराते हुए खुल गया। अंदर जाके उन्होंने पाया कि अंदर की हालत बहुत ही खराब थी। वहाँ बहुत कम फर्नीचर थे। फर्श पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। जब उस कपल ने सावधानी से चारों ओर देखा तो उन्हें एक अजीब सा माहौल, एक अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई। दीवारें फर्श से लेकर छत तक लाल रंग के लिखावट से भरी हुई थी। लाल रंग में लिखे शब्द मौत, 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 मौत बार बार दोहराए जा रहे थे। वो दोनों घबरा गए। कांपते हाथ से पति ने दीवार को छूने की कोशिश की। वो ये देख के घबरा गया कि पेंट अभी तक सूखा नहीं है। ये देख उन दोनों का डर और बढ़ गया, लेकिन उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। वे जानते थे कि रात में पहाड़ खतरनाक था। जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर घूम रहे थे। दीवारों पर डरावनी बातें लिखी होने के बावजूद उन्होंने रात वहीं रुकने का फैसला किया। ऊपर जाके उन्हें एक गद्दा मिला जिसकी हालत बहुत बुरी थी। उस पर कई दाग लगे हुए थे।
ना चाहते हुए भी पति पत्नी ने खुद को गर्म करने के लिए अपने आप को एक कालीन में लपेट लिया और परिस्थितियों के अनुसार खुद को जितना संभव हो सके उतना खुद को संभालने की कोशिश की। वे उस गद्दे पर लेट गए और आखिरकार सो गए। कुछ समय के बाद उन दोनों को अजीब सी सरसराहट की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे झोपड़ी के बाहर कोई आदमी घूम रहा हो। क्या तुमने सुना? उसकी पत्नी ने पूछा। मुझे लगता है कि वहाँ कोई है। उसके पति ने कुछ देर तक ध्यान से सुना, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वह बिस्तर से उठकर खिड़की के पास गया। बाहर बहुत अंधेरा था, इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने खिड़की खोलकर अपना सर बाहर निकाला और कहा, कौन है वहाँ? उसने घबरा कर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो वापस बिस्तर में जाने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने कहा, हो सकता है कि वह कोई ऐसा इंसान हो जो बोल ना सकता हो। उसकी बात सुनकर वो फिर से खिड़की की ओर लौटा और बोला, अगर कोई है तो हाँ के लिए 1 ताली बजाओ और नहीं के लिए 2 बार। उसने सुनने के लिए अपने कान लगा दिए। रात के आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, झिंगुर जोर जोर से चहक रहे थे। अचानक उसने एक जोरदार ताली की आवाज़ सुनी। वो अपनी पत्नी की ओर मुड़ा और आश्चर्य से बोला, तुम सही कह रही थी, वहाँ कोई है। वह खिड़की के बाहर फिर से झुका और उसकी आंखें अंधेरे में देखने लगी। घने अंधेरे में उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या आप इस केबिन के मालिक हैं? उसने पूछा। क्या आप मर्द हैं? तो फिर आप एक महिला हैं। आप इंसान हैं? अब उसके रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपना गला साफ करते हुए कठोर शब्द में कहा, क्या तुम यहां अकेले हो? तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? हर एक इंसान के लिए 1 बार ताली बजाओ। वो 10 साल की थी जब उसे बुखार था। वो हैलोवीन का दिन था। डॉक्टर ने उसकी माँ को सख्त आदेश दिया था कि वो बिस्तर पर ही रहे। वह वहीं लेटी रही और नीचे से आती हुई हल्की सी हंसी की आवाज़ सुनती रही। इससे वह बहुत दुखी और अकेला महसूस कर रही थी। नीचे हैलोवीन पार्टी चल रही थी और सारी मस्ती मिस कर रही थी। उसके चचेरे भाई बहन सब वहाँ थे और उसके चाचा मेजबानी कर रहे थे। वो हमेशा इन पार्टियों की जान हुआ करते थे। वो वहीं लेटे लेटे कल्पना कर रही थी कि वो वहाँ पे कहानियाँ सुना रहे होंगे और गेम्स को सेट कर रहे होंगे। वह चाहती थी कि वह भी वहाँ होती। बहुत समय हो गया था जब कोई उससे मिलने आया था। दिन में पहले उसके चचेरे भाइयों ने दरवाजे पर सर घुसाते हुए कहा था, अफसोस की बात है कि वह बीमार है, उसे इस पार्टी में शामिल नहीं होना पड़ेगा। इससे उसे और भी बुरा लगा था। उसे लगा कि सब उसे भूल गए हैं। वह पढ़ते पढ़ते थक गई थी। उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। बाहर अंधेरा था और लैंप बहुत कम जल रहा था। अब वह बस लेटे हुए छत को घूर रही थी। वह उन लोगों में से नहीं थी जो भूतों पर विश्वास करते थे, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि उसे कभी भूत ना देखना पड़े। उसने सीढ़ियों से ऊपर आते हुए कदमों की आवाज़ सुनी। उसने सुना कि वे कदम गलियारे से ऊपर आ रहे थे और उसके दरवाजे के सामने आके रुक गए। किसी ने दस्तक दी। अंदर आ जाइए, उसने पुकारा। दरवाज़ा खुला और उसके चाचा कमरे के अंदर आ गए। उन्होंने उसे देखकर मुस्कुराया और पूछा कि वह कैसा महसूस कर रही है। मैं बस बोर हो रही हूँ, उसने आह भरी। नीचे क्या हो रहा है? उसके चाचा ने कहा, मैं अपनी पोशाक पहनने और सभी को डराने के लिए तैयार हो रहा हूँ। उसका चेहरा चमक गया। क्या यह डरावना है? उसने पूछा। बेहद, उसके चाचा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या मैं इसे देख सकती हूँ? उसने उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं पता, उसके चाचा ने कहा। हो सकता है कि यह तुम्हें भी डरा दे। ओह प्लीज़, उसने रिक्वेस्ट की। क्या मैं इसे देख सकती हूँ? ठीक है, उसके चाचा ने जवाब दिया।
जब मैं तैयार हो जाऊं तो मैं नीचे जाने से पहले एक बार तुम्हें आके ज़रूर दिखाऊंगा। मुझे यकीन है कि तुम ज़्यादा नहीं डरोगी। बेशक मैं ऐसा नहीं करूंगी। वह हंसी। फिर उसके चाचा चले गए। उसके पीछे उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और वापस लेट गई। वह एक्साइटमेंट में घबरा रही थी। वह वहीं लेटी रही और सोचती रही कि उसके चाचा इस बार किस तरह के कॉस्ट्यूम पहनेंगे। क्या ये बहुत डरावना होगा? क्या वो डर जाएगी? उसे उम्मीद थी कि उसके चाचा अचानक कूद के अंदर ना आ जाए, जो बेहद डरावना हो जाएगा। पर सब कुछ पहले की तरह बिल्कुल शांत था। वह नीचे से कुछ भी नहीं सुन पा रही थी। कमरे में बहुत अंधेरा था। उसे यकीन था कि लैंप की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही है और कमरे के कोने में परछाइयां बढ़ती जा रही है। वह थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके इंतजार करने लगी। उसे लग रहा था कि चाचा जी के आने में बहुत समय लग रहा है। वे कहाँ थे? उन्हें इतना समय क्यों लग रहा था? तभी उसने एक आवाज़ सुनी। उसकी आंखें खुल गईं। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाज़ा खुला और फिर बंद हो गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वो अंदर आ गए हैं? क्या वो पहले से ही कमरे में थे? उसने दरवाजे की तरफ देखा। फिर जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे में देखने के लायक हुई, उसे एक इंसानी आकृति दिखाई पड़ी जो बिल्कुल काली थी। वह दरवाजे और अलमारी के बीच खड़ी थी। वह उसकी ओर पीठ करके खड़ी थी, काले रंग के कपड़े में लिपटी हुई, जो लगभग अपनी परछाई से बिल्कुल घुल रही थी। यही कारण था कि वह उसे पहले नहीं देख पाई। डर और एक्साइटमेंट की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसने अपने दोनों हाथों से बिस्तर की चादर को पकड़ लिया और हल्की हल्की सांसें लेने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बिना उनकी जानकारी के अंदर कैसे घुस गए। वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ने लगी। उसने ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि वह कितनी डरी हुई है। वो चेहरा भयानक था। यह एक मुर्दे का पीला चेहरा था, जिसकी लंबी नुकीली नाक थी, जिसमें कोई आंखें नहीं थी। मुखौटे में केवल छोटे छोटे 2 काले छेद थे। यह बहुत अच्छा था। यह एकदम असली लग रहा था। वो फिर घबरा कर हंस पड़ी। जब वो आकृति परछाइयों से निकलकर उसकी ओर बढ़ी तो उसने खुद को संभाला। वो चीखना नहीं चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि वह नीचे सबको बता दे कि वो कितनी बड़ी डरपोक है। वह उस भयानक चेहरे को घूरती रही जो उसके और करीब होता जा रहा था। यह सब बहुत डरावना हो रहा था। वह उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अपने बिस्तर के कपड़े को अपने सर के ऊपर डाल लिया और खुद को चीखने से रोकने की कोशिश की। वो अपने चाचा को रुकने के लिए कहने ही वाली थी कि तभी उसने कुछ सुना। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। उसने अपने चाचा की आवाज़ सुनी। मैं तैयार हूँ, उन्होंने कहा। क्या मैं अब अंदर आ सकता हूँ? लेनी नाम का एक लड़का था जिसे हैलोवीन बहुत पसंद था। यह उसका पसंदीदा त्यौहार था और इसके लिए वह हमेशा शानदार तरीके से मनाने की कोशिश करता था। हर साल वो पैसे बचाता और सबसे बढ़िया मास्क लेता और सबसे अच्छी ड्रेस भी खरीदता था। इस साल भी कुछ अलग नहीं था। लेनी अपने दोस्त के घर हैलोवीन पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने एक लंबा काला कोट खरीदा, बड़े नुकीले जूते और एक लहराती हुई लाल रंग की कैप पहन रखी थी। फिर उसने अपना हैलोवीन मास्क निकाला और उसे पहनकर खुद को शीशे में निहारने लगा। यह सबसे डरावना, सबसे घिनौना मुखौटा था जो उसने अपने जीवन में देखा था। उसे यकीन था कि पार्टी में मौजूद हर कोई इसे देखकर डर जाएगा और ये मास्क उसके दोस्तों के बीच जलन का कारण भी बनेगा। जब लेनी अपने दोस्त के घर पहुंचा तो पार्टी पहले से ही पूरे जोश में थी। उसने दरवाजे के पीछे से ही म्यूजिक की धीमी आवाज़ सुनी। उसने दरवाजे की बेल बजाई। उसके दोस्त ने दरवाज़ा खोला। उसने उसका स्वागत किया और उसे अंदर ले गया। उसने लिविंग रूम में चारों तरफ देखा। कुछ लोग नाच रहे थे और कुछ लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, शराब पी रहे थे और बुफे खा रहे थे। वहाँ चुड़ैले, भूत, कंकाल, पिशाच और लाशें भी थी। कोई भी मास्क डरावना नहीं था। लेनी को यकीन था कि उसके पास सबसे अच्छा मास्क है। वह वहीं खड़ा रहा और किसी के द्वारा नोटिस करने का इंतजार कर रहा था।
लेकिन अजीब था। उसे अजीब लग रहा था कि किसी ने अभी तक उसके मास्क पे ध्यान नहीं दिया। अब वो उदास हो गया। वह कमरे में इधर उधर घूमने लगा। उसने सभी लोगों से अपने मास्क के बारे में बात करने की कोशिश की। वो चाहता था कि वे लोग डर जाए। वह लोगों के बीच में हलचल मचाना चाहता था। एक लड़की ने उसके कंधे पर थपथपाया और उससे बात करने लगी। अरे तुम कौन हो? उसने पूछा। लेनी ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि वह अपना मुंह नहीं हिला पा रहा है। मास्क बहुत टाइट लग रहा था। वो झेप गया। वो पीछे मुड़ा और अपना ड्रिंक लेने के लिए वो रसोई की ओर चला गया। उसने वहां अपने मास्क को उतारने की बहुत कोशिश की ताकि वो पानी पी सके, लेकिन वह नहीं हटा। ऐसा लग रहा था कि वह उसके चेहरे पे चिपक गया है। उसने उसे खींचा और खींचा, लेकिन चाहे उसने कुछ भी किया, वह उसे उतार नहीं पा रहा था। अब लेनी को चिंता होने लगी। घर के अंदर गर्मी थी और लेनी को मास्क के नीचे पसीने आ रहे थे। उसे इसे उतारना ही था। उसने रसोई के दराज में एक चाकू निकाला और बाथरूम के अंदर चला गया। दरवाजे को लॉक करके उसने शीशे में देखा और मास्क को खरोचने और फाड़ने की कोशिश की। मास्क कटने लगा, लेकिन यह सच में दर्दनाक था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मास्क उसके स्किन से मजबूती से चिपक गया हो। वो परेशान होकर उसने चाकू से मास्क के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे बाथरूम के बाहर लाइंस लग गई। लोग बाथरूम जाना चाहते थे। सबने दरवाजा खटखटाया और चिल्लाने लगे कि अंदर क्या हो रहा है। लेनी घबरा गया और उसने जल्दी से मास्क के बाकी हिस्से को भी उतारने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह पे ही थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या गड़बड़ हुई है। उसने सोचा कि अगर यह ना निकला तो क्या होगा। यह हमेशा उसके चेहरे से चिपक गया तो। फिर हड़बड़ाहट में उसने चाकू से मुखौटे को काटना शुरू कर दिया और छोटे छोटे टुकड़े फाड़ने लगा। अब ज्यादा लोग दरवाजा पीट रहे थे। वे चिल्ला रहे थे, लेनी तुम वहां क्या कर रहे हो? पर बाथरूम के अंदर से लेनी को चिल्लाते हुए उन लोगों ने सुना, यह नहीं निकल रहा, मेरा मास्क यह नहीं निकल रहा है। सबने चिल्लाते हुए कहा कि वह कौन से मास्क की बात कर रहे हैं। वो आज कोई मास्क पहन के नहीं आया था। पर थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो गया। फिर सबने मिलकर बाथरूम के दरवाजे को तोड़ दिया। अंदर लेनी अपने हाथ में चाकू लिए सबके तरफ पीट करके रो रहा था और पूरा बाथरूम खून और मांस के टुकड़े से भरा पड़ा था। मेरी पत्नी फेवी को हमेशा से हैलोवीन से नफरत रही है। जब तक कि हम डेटिंग कर रहे थे, वह मेरे साथ कभी भी हैलोवीन पार्टी में नहीं आई। मुझे सर्दी है, मुझे सिर दर्द है, मैंने कुछ गलत खा लिया है। शादी के बाद जब हम दूसरे शहरों में रहने चले गए तो वो मेरे साथ ट्रिक एंड ट्रीट्स की कैंडी बांटने भी नहीं चाहती थी। वह कहती थी कि मैं सोने जा रही हूँ। भले ही शाम के 6 बजे थे, वह मुझे घर से बाहर जाने के लिए कहती थी क्योंकि मैं बहुत शोर मचा रहा था। मैंने इसे तब तक टाला जब तक एंथोनी का जन्म नहीं हुआ। चलो हमें ट्रीट एंड ट्रिक्स पे जाना है। एंथोनी को सबसे प्यारे कद्दू तैयार करने थे। वो केवल 8 महीने का था जब मैंने उसे अपने बाहों में उछाला और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सचमुच अच्छा नहीं लग रहा है। मैरी ने सीढ़ी पे खड़े होकर जवाब दिया, 10 मिनट पहले तुम ठीक लग रही थी। खैर अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसने कहा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। अब मैं नाराज हो रहा था। उसने मुझे लगातार 8 हैलोवीन के लिए अपने बहाने दिए थे जो संयोग से एक जैसे थे। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस दूसरी तरफ चली गई। तुम्हें हैलोवीन से नफरत क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे? मुझे पता है कि तुम्हें बचपन में ट्रीट एंड ट्रिक्स करने की इजाज़त नहीं थी। क्या तुम एंथनी को अकेले नहीं ले जा सकते? मैं पूरे परिवार के साथ जाना चाहता हूँ, मैंने जोर देते हुए कहा। उसने फिर बाहर आ रहे अंधेरे पर नजर डाली और अपने होठ को दबाया। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे बीच एक सन्नाटा छा गया। वो सीढ़ियों से नीचे आई और हमें बाहों में भर लिया और फिर एंथोनी के सर पे किस करते हुए कहा, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, जाओ और मज़े करो। जिस तरह से उसकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा रही थी,
मुझे लगा कि वह रोने वाली है, लेकिन वह मुड़ी और मेरे देखने से पहले ही वह ऊपर की ओर जा चुकी थी। हर साल का यही नाटक था। एंथोनी जल्द ही कद्दू की जगह म्यूटेंट जिंजर टर्टल और स्टार वॉर्स की कॉस्ट्यूम पहनने लगा। लेकिन मैरी ने फिर भी हमारे साथ ट्रीट एंड ट्रिक्स में जाने से इनकार कर दिया। हर साल हम यही बातें करते थे। मैं उसे आने के लिए कहता और जोर दे के कहती कि उसकी तबीयत खराब लग रही है, और वो ऊपर बेडरूम में चली जाती और दरवाज़ा बंद कर लेती, और फिर एंथोनी और मैं बाहर की ओर निकल जाते। सिवाय इसके कि हैलोवीन 2023 की शाम को हम जल्दी घर आ गए। दरअसल एंथोनी का पैर फिसल गया था और उसके घुटने में चोट आ गई थी, इसलिए हमने जल्दी घर आने का फैसला किया। हम चलते हुए जल्दी घर के करीब आ गए। मैंने देखा कि हमारे कमरे की लाइट जल रही थी। मेरी सो नहीं रही थी जैसा कि उसने कहा था। मैंने पहले एंथोनी की ड्रेसिंग की, उसे टीवी के सामने बिठाया और फिर मैं ऊपर की ओर भागा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मुझे यकीन था कि उसने मुझे घर में आते हुए सुना होगा, एंथोनी की रोने की आवाज़ भी सुनी होगी। फिर भी वह हमें देखने के लिए नीचे नहीं आई। उसके हैलोवीन के प्रति घृणा कितनी ज़्यादा थी। ये सब सोचते हुए मैं सीढ़ियों से ऊपर पहुंच गया, और ऊपर पहुंचते ही मैं चौंक उठा। हमारे कमरे से मैरी की आवाज़ आ रही थी। वो किसी से बात कर रही थी। मैं दबे पांव दरवाजे के पास गया और अपना कान दरवाजे पर लगाया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रही है, लेकिन उसकी आवाज़ धीमी, तेज और नर्म थी, जैसे वह कोशिश कर रही थी कि उसे सुना ना जाए। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया, लेकिन वह बंद था। मैरी, मुझे अंदर आने दो। अचानक दरवाजे के नीचे से आती रोशनी बुझ गई। मुझे पता है कि तुम वहां हो। कुछ सेकंड बीते, फिर दरवाजे के पीछे से खटपट की आवाज आई, और फिर आखिरकार दरवाजा खुल गया। मैरी बाहर निकली और जल्दी से अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। वो 1 घंटे पहले की तुलना में बहुत बुरी दिख रही थी। उसकी चमड़ी पीली पड़ गई थी। उसकी आंख के नीचे गहरे काले निशान थे। तुम्हें इतनी जल्दी घर नहीं आना चाहिए था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हारे साथ अंदर कौन है? कोई नहीं। उसने बंद दरवाजे की ओर देखा। तुम्हें और एंथोनी को यहां से निकल जाना चाहिए अभी। क्या चल रहा है, माइक? अचानक एक हल्की सी आवाज से वो रुक गई। कोई हमारे बेडरूम का दरवाजा अंदर से खटखटा रहा था, और ये खटखटाहट ऐसी थी जिससे मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वो धीमी और सलीके से थी, जैसे दूसरे तरफ वाले इंसान के पास दुनिया भर का टाइम हो। वह कौन है? मैंने फुसफुसाकर पूछा। उसने फिर से दरवाजे की तरफ देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। क्या तुम्हें याद है जब मुझे बहुत बुरा अस्थमा का दौरा पड़ा था? मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था जब हम पहली बार मिले थे, कि कैसे मैं 1 हफ्ते तक अस्पताल में रही थी और कैसे मैं लगभग मर गई थी। क्या इसका इस चीज से कोई संबंध है? तुम समझ नहीं रहे। मुझे उस वक्त मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं मरी, और अब हर हैलोवीन पर मुझे इसके लिए अपनी जान देनी पड़ती है। फिर बिना कुछ कहे उसने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। अंधेरे कमरे के बीच में एक विशाल आकृति खड़ी थी। उसके पतले शरीर में काले कपड़े लटक रहे थे जो जमीन को छू रहे थे। उसके कंधों के बीच में एक बड़ा सा पंपकिन रखा हुआ था। उसकी आंखें चटक नारंगी रंग की चमक रही थी। उसके मुंह की जगह पर एक बड़ी स्माइली की कटिंग बनी हुई थी। उसके शरीर में उसके सिर्फ हाथ दिख रहे थे, लंबे, भूरे और हड्डी जैसी पतली उंगलियां जो नुकीले नाखून में समाप्त हो रही थी। वो कमरे के बिल्कुल बीच में खड़ा था, शांत। अब मैरी मुझसे दूर हो गई और उसकी ओर जाने लगी। उस पंपकिन मॉन्स्टर ने अपनी एक उंगली से मैरी के माथे को छुआ, और फिर ऐसा करते ही वो मेरी आंखों के सामने एक काले कपड़े के ढेर में बदल गया। मैरी ने पलटकर मुझे देखा। उसकी आंखें मेरी आंखों से टकराई। अब उसका मुंह एक बड़ी मुस्कुराहट में बदल गया। फिर वो मेरी ओर बढ़ी, एक भयानक डरावनी शक्ल के साथ। मैं बेडरूम से बाहर भागा। एंथोनी, मैंने चिल्लाकर कहा। वह अभी भी टीवी देख रहा था। मैंने उसे गोद में उठाया और बाहर की ओर भागा। हम जल्दी से कार के अंदर पहुंचे और ड्राइववे से बाहर निकल गए। बैक व्यू मिरर में मैंने अपनी खिड़की पे देखा।
वो वहीं पे खड़ी मुझे देख रही थी, मुस्कुराते हुए।